नेबुला ये बात रुंडा से शेयर करता है, जिसे यकीन करना मुश्किल लगता है, क्योंकि उसने जो सुना था उसके हिसाब से तो किसी को खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेबुला ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। वो सबके शब्दों की तरफ इशारा करता है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे। क्राम्पस ने तो साफ बोला कि उसे दूसरों की मदद चाहिए, जो ये दिखाता है कि वो कोलैबोरेट करके दखल देना चाहता है। असल में वो सब नेबुला को शालीन तरीके से वार्न कर रहे थे, और नेबुला को पूरा यकीन है कि बाकी लोग अभी से प्रॉफिटेबिलिटी तौल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और क्रैम्पस शायद पहले ही उन प्लेयर्स से कांटेक्ट में आ चुका है। एल्डार को समझ नहीं आ रहा कि नेबुला इस अननोन एनिमी को, जिसकी ताकत भी पूरी तरह अननोन है, आखिर हैंडल कैसे करेगा। वो वैम्पायर्स वाली लड़ाई ही कितनी ब्रूटल थी, लेकिन नेबुला साफ कहता है कि जियोवूबी वाले दौर से हालात अब अलग हैं। इस बार प्लेयर्स अलर्ट हैं, इतनी आसानी से फंसने वाले नहीं। और अभी एनिमी फोर्सेस बस पायरेट्स के लेवल तक ही हैं। ऐसा दुश्मन वो संभाल सकता है, भले ही किसी को उनकी एग्जैक्ट संख्या न पता हो। और फिर ये भी नहीं है कि नेबुला पिछले 100 सालों से खाली बैठा रहा हो। वो दो सबसे बड़े वेपन्स की तरफ इशारा करता है, जिन्हें अब फाइनली इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत जल्द गेम में दिखाई देने वाले ये वेपन्स हैं मेजेस और गन पाउडर। अगर नेबुला गन पाउडर पहले हासिल कर ले और एनिमी पीछे रह जाए, तो जीत लगभग तय है। और यही वजह है कि वो खुद इस दुश्मन को हैंडल करना चाहता है। बाकी प्लेयर्स की नज़र से देखें तो ह्यूचरिन के सदर्न आइलैंड्स फोर्थ कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के नेचुरल ब्रिज हेड्स हैं। और यही बात चाचा और डीप नाइट पायरेट्स पर भी लागू होती है। इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि नेबुला अकेले ही इस एरिया को कंट्रोल करे। रुंडा को यह पूरा आइडिया बेवकूफ़ी लगता है कि बिना किसी ठोस सबूत के दूसरे प्लेयर्स उस पर हमला करेंगे। नेबुला उसे याद दिलाता है कि सबूत बनाए भी जा सकते हैं, जैसे ये बहाना कि डीप नाइट पायरेट्स से सदर्न आर्किपेलेगो वापस लेना ज़रूरी है, और अगर ऐसा हुआ तो नतीजा अलायंस जैसा ही निकलेगा। सीधी बात यह है कि आखिर में सबको एक दूसरे से लड़ना ही पड़ेगा, और नेबुला इस सच्चाई को अच्छी तरह समझता है। जमीन बस समुद्र में बदल गई है, शचा नाम का एक नया वेरिएबल जुड़ गया है, लेकिन किसी भी हाल में लड़ाइयाँ होंगी ही, क्योंकि गन पाउडर का आविष्कार हो चुका है। इस इविल गॉड के खिलाफ होने वाली लड़ाई में एक तरफ क्रैम्पस, एक और प्लेयर और चाचा होंगे, और दूसरी तरफ नेबुला, रुंडा और एल्दार। यानी ये एक क्लियर थ्री वे फाइट होगी, और इस सेटअप में नेवल वॉरफेयर होना ऑलमोस्ट तय है। इसके बाद सीन हुक्रीन पर शिफ्ट होता है, जहां एक मिनिस्टर तेजी से कायल से मिलने आता है। वो असल में प्रीस्ट सुहेंग है, जो रेवलेशन प्रीस्ट की तरफ से एक रेवलेशन लेकर पहुंचा है। ये रेवलेशन तुरंत पहुंचाना जरूरी था, इसलिए वो बिना रुके यहां तक आ गया। और क्योंकि मैसेज रेवलेशन प्रीस्ट ने भेजा है, इसका मतलब साफ है कि इसमें उनके गॉड की मर्जी शामिल है। कायल जैसे ही उसे पढ़ता है, वो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर को बुलाने का आदेश देता है। उसके पहुंचते ही कायल एक रॉयल कमांड जारी करने की बात करता है। वो चाहता है कि मिनिस्टर कोस्ट के पास मौजूद सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अलर्ट करे कि अगर कोई गांव, ग्रुप या लोग पायरेट्स के कांटेक्ट में हों, या कोई ऐसी स्पीसीज दिखे जो फिश जैसी लगे, तो उन्हें ब्लॉक किया जाए या हिरासत में लिया जाए। प्रीस्ट को पता था कि दूर भविष्य में एक बड़ी बैटल होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हालात इतने जल्दी बिगड़ेंगे। एक नया डिमोनिक किंग उभर रहा है, जबकि ये दौर तो शांति का होना चाहिए था। कायल कैओस को लेकर सतर्क जरूर है, लेकिन वो मानता है कि बेवजह पैनिक करने की जरूरत नहीं। असली बात यह है कि ह्यूचरिन के सोल्जर्स अब 100 साल पहले जैसे नहीं रहे। ज्यादातर लोग मान बैठे थे कि हुक्रिन का महान राष्ट्र बनना तय है, और इसी घमंड में वो बाकी देशों को नीची नजर से देखने लगे थे। ये लंबा दौर हुक्रिन में जहर की तरह फैल चुका है, लेकिन जहर फैला है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबने एक ही प्याले से पिया हो। कम से कम कायल तो यही मानता है, भले ही साउथ में उभरा नया डिमोनिक किंग सच में चिंता की बात हो। वैसे भी वॉर के संकेत पहले से दिखने लगे थे, और शायद ये अच्छा ही है। अगर डिमोनिक किंग सामने ना आता, तो कायल को यह भी समझ नहीं आता कि वॉर कहाँ से शुरू होगी और किस पर नजर रखनी है। अब फोकस बिल्कुल साफ है, बस दिक्कत यह है कि तैयारी नॉर्थ के लिए थी, सदर्न ओशन के लिए नहीं। ये सच है कि ह्यूचरिन के शिप्स अभी भी डैनियम और एमगुल से बेहतर हैं, लेकिन डैनरी जितने स्ट्रांग नहीं। और अच्छी बात यह है कि डैनरी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहा है, इसलिए काइल को नहीं लगता कि वो यहाँ इंटरफेयर करेगा। लेकिन डैनरी को हटा दें तो अगर बाकी 5 नेशंस एक साथ यूक्रेन पर चढ़ दौड़े, तो यूक्रेन नंबर्स में पीछे पड़ जाएगा। काइल इसका सोल्यूशन पहले ही सोच चुका है। इस समय तक रवीना साजान पहुंच चुकी होगी।
प्रीस्ट को पूरा यकीन नहीं है कि उस एल्केमिस्ट का खतरनाक ज्ञान दुनिया को बचाने में काम आएगा या नहीं। लेकिन वो एक बात साफ करता है कि उसे एल्केमिस्ट से नफरत नहीं। आखिरकार सब कुछ नाइट स्काई की मर्जी से ही होता है। अगर इसमें कोई एल्केमिस्ट शामिल है तो उसे कोई आपत्ति नहीं। यहीं कायल एक बेहद अहम बात सामने रखता है, जो शायद सिर्फ वही जानता है। असल में रवीना इस कॉन्टिनेंट पर मेज के सबसे करीब मानी जा सकती है। एल्केमी टावर से यहां तक जिंदा लौट आना ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। आखिरकार गन पाउडर किस नेशन को कब मिलेगा, इसका एक ऑर्डर जरूर बनेगा और धीरे धीरे ये सब तक पहुंचेगा। लेकिन जहां तक मेजेस की बात है, इस वॉर का नतीजा काफी हद तक इस पर टिका होगा कि वो किस नेशन के साथ खड़े हैं और क्या करते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच फैले घने जंगलों में हमारी मुलाकात एक ईगल जैसे ह्यूमनॉइड क्रीचर से होती है। उसके साथ एक अजीब सा डर पैदा करने वाला मॉन्स्टर चल रहा है, जो खुद को स्पिरिट कहता है। पहली नज़र में ही साफ है कि ये ईगल वाला और वो स्पिरिट आपस में बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। अपनी स्टडीज़ के दम पर वो स्पिरिट खुद को बस एक पॉन मानता है जिसने कभी एंशिएंट ईवल की सेवा की थी। वो बार बार अपनी ताकत का रौब झाड़ता है और ताना मारता है कि उसकी पावर के बिना ये ईगल कुछ भी नहीं। वो इसके पंखों का भी मजाक उड़ाता है, कहता है कि ये तो बिल्कुल बेकार है। और यहीं से पता चलता है कि ये ईगल जैसा आदमी एक रेयर स्पीशीज से है जिन्हें गरुडस कहा जाता है। उस स्पिरिट के मुताबिक यही वजह थी कि स्याकमियन के गॉड ने ट्रोल्स को रूलर चुना और गरुडस को बस पॉन बनाकर इस्तेमाल किया। युद्ध में उन्हें सबसे आगे मीट शील्ड की तरह झोंक दिया गया। गरुडस की संख्या घटती चली गई और आखिर में गॉड ने बेरहमी से उन्हें छोड़ दिया। वो स्पिरिट झख्म कुरेदते हुए कहता है कि अगर गरुडास को किसी गॉड ने चुना होता तो उनकी किस्मत कुछ और ही होती। लेकिन ईगल उसे साफ साफ चुप रहने को कह देता है। उसे किसी गॉड की जरूरत नहीं है। गरुडास की कहानियों के मुताबिक बहुत पुराने जमाने में उन्हें एम्परर्स की स्पीशीज कहा जाता था। वो खुले आसमान में उड़ते थे। यहाँ तक कि एंशिएंट ईविल के दौर में भी गरुडास एक सम्मानित रेस थे और पूरी ताकत से लड़े थे। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े, गॉड्स भाग गए और किसी वजह से गारुडास उड़ नहीं पाए। ऐसी एक पुरानी कहानी है और ये आदमी मानता है कि लेजेंड्स हों या सच्चाई, गॉड्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। न उसे गॉड्स चाहिए, न उनकी मदद। वो अपने दम पर आसमान में उड़कर दिखाएगा। कम से कम उसे खुद पर तो पूरा भरोसा है। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलेगा, सामने एक नदी होगी और वो अब काफी करीब पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में उसे जमी हुई नदी दिख जाती है और क्योंकि एल के नाइट्स इस नदी को पार करके उसका पीछा कर सकते हैं, ये ईगल तय करता है कि वो नदी को पिघला देगा ताकि कोई उसके पीछे ना आ सके। लेकिन स्पिरिट को यकीन नहीं कि इस ईगल के पास इतनी पावर है कि वो ऐसा कर पाए। अचानक उसका रास्ता बड़े बड़े दांतों वाले आदमियों से रुक जाता है। ट्रोल्स और कौन? वो तुरंत उसकी सड़ी हुई बाईं बांह पर नजर डालते हैं, जो साफ बता रही है कि ये कमीना मझदारी है। लेकिन मझदारी खुद चौंक जाता है, क्योंकि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उन्हें तो पीछे से आना चाहिए था। असल में हर कोई उसके पीछे उसी नॉलेज की वजह से पड़ा है जो उसके पास है। तो मझदारी अनजान बनने का नाटक करता है, घबराया हुआ दिखता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे मझदरी नाम तक नहीं पता। वो खुद को येहोरान बताता है, जो गरुदा क्लैन के एक गांव में बड़ा हुआ है। वो दावा करता है कि उसका बायां हाथ बचपन की आग में जल गया था, न कि इसलिए कि वो सड़ चुका है। लेकिन ट्रोल साफ देख लेते हैं कि वहां जलने का कोई निशान नहीं है। ये ईगल बहस करता है कि बर्न स्कार्स और सड़ा हुआ मांस अलग दिखता है, जैसे ट्रोल्स और गरुडास अलग होते हैं। और फिर उनका ध्यान भटकाने के लिए पूछता है कि क्या वो मझदारी नाम के किसी गरुड़ा को ढूंढ रहे हैं। वो हाँ कहते हैं और बोलते हैं कि उसके जैसे मामूली रंट को भी एल्केमी टावर के बारे में ज़रूर पता होगा। ये ईगल मान लेता है कि उसे स्काई माउंटेन्स के पार मौजूद एल्केमी टावर की पूरी जानकारी है, वही जगह जहां एल्केमिस्ट्स नाम के धोखेबाज रहते हैं। और ट्रॉल बताता है कि उसके नाइट्स ने टावर को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन कुछ एल्केमिस्ट्स भाग निकले हैं और अब मैजेस्टी के आदेश पर वो उन फरार एल्केमिस्ट्स को ढूंढ रहे हैं ताकि उनकी खतरनाक नॉलेज फैल ना सके। ये ईगल भरोसा दिलाता है कि वो उस गरुड़ा अल्केमिस्ट को ढूंढने में मदद करेगा, खासकर क्योंकि इस इलाके में गरुडास वैसे भी कम है। वो ये भी कहता है कि अगर उसे आसपास कोई गरुड़ा अल्केमिस्ट दिखा तो वो ज़रूर बताएगा। लेकिन टस्क वाले उसे करीब आने का इशारा करते हैं, कहते हैं कि जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि वो अल्केमिस्ट नहीं है, तब तक वो उसे जाने नहीं देंगे। कोई रास्ता न देखकर वो आदमी सरेंडर में हाथ उठा देता है, तलाशी के लिए तैयार। फिर वो उससे उसका बैग आगे बढ़ाने को कहते हैं। यही वो पल है जहां सब बदल जाता है, क्योंकि मझदारी समझ जाता है कि अब उसकी पहचान खुलने वाली है।
टस्क वाले उसकी हॉस्टिलिटी महसूस करते ही पलटकर हमला कर देते हैं। मजदारी झट से एक पोर्शन उठाता है और उसे सीधे एक बदमाश की आंखों में दे मारता है और उसका चेहरा मोमबत्ती की तरह जलकर पिघलने लगता है। कुछ ही पलों में यह खबर फैल जाती है कि सड़े हुए हाथ वाला आदमी यही है और उसके पीछे लगे ट्रैकर्स भी उसी जगह पहुंच जाते हैं। अब मजदरी के पास सिर्फ एक सल्फ्यूरिक एसिड, एक स्मोक स्क्रीन और 2 गैस बॉम्ब्स बचे हैं। अगर वो इन्हें अभी इस्तेमाल करता है तो नदी पिघलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं है। वो पोशंस सीधे उनके चेहरों पर उछाल देता है। एक टस्क वाला उड़ते हुए लिक्विड को बीच में ही रोक लेता है, लेकिन वो असल में लिक्विफाइड गैस होती है। मजदारी उसे अपनी आग से जला देता है और वो बदमाश पूरी तरह जलकर राख बन जाता है। दर्द से चीखें फूट पड़ती हैं। वो जिंदा जिंदा भुन रहे होते हैं। उनका लीडर तुरंत पलटता है और अपने बीस्ट्स पर सवार होकर भाग निकलता है, लेकिन मजदारी नहीं चाहता कि कोई भी बच पाए। उसे हर हाल में सबको खत्म करना है। दुर्भाग्य से उसकी आग इतनी दूर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो अपने पीछे मंडरा रहे स्पिरिट पर भरोसा करने से इनकार कर देता है। तब टस्क वालों का असली बिग बॉस वहां पहुंच जाता है और मजदारी को देखकर काफी खुश नजर आता है। मजदारी को हुक्म दिया जाता है कि वो अपना वेस्ट बैंड खोले और सारा सामान जमीन पर रख दे। कहने की जरूरत नहीं, इस हालत में मजदारी लड़ नहीं सकता और स्पिरिट भी यही मानता है। इसलिए ईगल वाला समझदारी दिखाता है और तुरंत सरेंडर कर देता है। जबरदस्ती उसका बैग उतार लिया जाता है और टस्क वाले उसके हाथ पीछे बांध देते हैं। मजदारी साफ कह देता है कि बिना एल्केमी गियर के भी वो बेहद खतरनाक है, लेकिन वो बड़ा आदमी जरा भी नहीं हिलता। आखिरकार वो सोकमियन का किंग है, डर्मलिन बूसा, जिसे उनके गॉड ट्विस्टेड टाई ने चुना है। डर्मलिन ने सुना है कि एल्केमिस्ट्स हमेशा गॉड्स से टकराने की कोशिश करते हैं। वो सोचता है कि मजदारी को अभी जला दिया जाए या फिर गॉड की मर्जी से उसे सजा दिलवाई जाए। अगर मजदारी ट्रोल गॉड की ताकत देखना चाहता है तो डर्मलिन उसे दिखाने को तैयार है। स्पिरिट भी गॉड की माइट को चैलेंज करने के नाम पर काफी एक्साइटेड है, लेकिन मजदारी जानता है कि उनका गॉड इस जगह सब देख रहा है। अगर गॉड देख रहा है तो उसका जजमेंट पल भर में आएगा, और अगर मजदारी को ट्विस्टेड टाई उस उलझे हुए गॉड का फैसला झेलना पड़ा तो वो एक ही झटके में दर्जनों टुकड़ों में बिखर जाएगा। मजदारी को समझ नहीं आ रहा कि सारे एल्केमिस्ट्स में से किंग खुद उसके पीछे क्यों पड़ा है, जबकि डर्मलिन ने अब तक एल्केमी टावर को जानबूझकर इग्नोर किया था। असल बात यह है कि डर्मलिन जानता था एल्केमिस्ट्स अपना नॉलेज कैसे छुपा रहे हैं। टावर को छोड़ने की वजह बस ये थी कि गॉड अभी उनकी रिसर्च में दखल नहीं देना चाहता था। वो इस नॉलेज के मैच्योर होने का इंतजार कर रहा था। एल्केमिस्ट्स भले ही नॉन बिलीवर्स हों, लेकिन ये सच नहीं बदलता कि वो दिमाग हिला देने वाली चीजें बनाते हैं। सीधे मुद्दे पर आए तो मजदारी किंग को गन पाउडर बनाना सिखाने को तैयार है, बदले में अगर उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन साफ है कि गन पाउडर ही अकेली चीज नहीं है जो किंग उससे चाहता है। मजदारी को नहीं पता, लेकिन टावर के अंदर एक एल्केमिस्ट पहले ही डर्मलिन से बात कर चुका था, इसलिए डर्मलिन गन पाउडर का तरीका पहले से जानता है। अब मजदारी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये लोग उससे चाहते क्या हैं। आखिरकार किंग बात साफ करता है, उसके गॉड को मैजिक चाहिए। बहादुर ईगल इस विशाल जानवर को समझाने की कोशिश करता है। मैजिक ऐसे ही नहीं मिल जाती सिर्फ चाह लेने से। लेकिन वो बदमाश कहता है कि बात मैजिक हासिल करने की नहीं है, न ही उसे मजदारी की असली पहचान से कोई फर्क पड़ता है। उसे बस पावर चाहिए। उसके सोर्सेस के मुताबिक मैजिक ऐसी ताकत है जो इस दुनिया के ऑर्डर को बदल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक गॉड करता है। मजदारी बहस करता है कि ये सब मिथ्स हैं, पुरानी कहानियां जो इतिहास में दब चुकी हैं, लेकिन वो बड़ा बदमाश जरा भी नहीं डगमगाता। तब ईगल को असली बात समझ आती है। इन्हें मैजिक नहीं चाहिए, इन्हें एक मैज चाहिए, एक ऐसा मेज जो इनके हुक्म माने। दरमलिन मुस्कुराता है, खुश कि मजदारी इतना समझदार निकला कि उसे सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा। वहीं दूसरा एल्केमिस्ट इतना समझदार नहीं था। उस लड़के ने बस इतना कहा था कि सबसे बेहतरीन एल्केमिस्ट मजदारी है। आखिरकार ईगल समझ जाता है कि ये हरामी उसे मेज बनाना चाहते हैं। किंग मजदारी को अब तक मेजेस से इकट्ठा किया गया पूरा नॉलेज देने को तैयार है। अगर मजदारी वो सारा लोर अपने अंदर उतार ले तो उसी ताकत से वो खुद एक मेज बन सकता है। उस अजेय पावर के साथ किंग चाहता है कि मजदारी सैकमियन की महानता को दूर दूर तक फैलाए, चाहे वो उसकी अपनी मर्जी से हो या नहीं। मजदारी वैसे भी पूरे कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट्स को ढूंढकर अपना नॉलेज पूरा करने वाला था ताकि वो मेज बन सके। वो लगभग मंजिल तक पहुंच ही गया था, बस एक आखिरी पीस बाकी था। लेकिन स्योकम्यून के किंगडम ने जो नॉलेज जमा कर रखी है, उससे सब कुछ कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा, भले ही वो नॉलेज एल्केमिस्ट्स को टॉर्चर करके हासिल की गई हो। डर्मलिन वादा करता है कि मजदारी को वो सबसे ऊंचा सम्मान देगा जिसका वो सच में हकदार है।
आखिरकार गारुदास ने इस नेशन को बसाने में ट्रोल्स की काफ़ी मदद की थी, लेकिन मझदारी को अपनी स्पीशीज़ में कभी अपनाया नहीं गया, क्योंकि उसे कर्स्ड माना जाता है। इसलिए अगर मझदारी अपनी स्पीशीज़ की इज्जत वापस ला सके, तो ये सबके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। डील सुनने में काफ़ी टेम्प्टिंग है, लेकिन मझदारी फिर भी सोचने के लिए वक़्त माँगता है। दरमलिन उसे वक़्त देने को तैयार है, लेकिन उसे डर है कि वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। खासकर तब जब मझदारी जैसा ही एक मेज कैंडिडेट अभी-अभी उनका देश छोड़कर गया है। मेज कैंडिडेट का ज़िक्र सुनते ही मझदारी चौंक जाता है। ये सोचते ही मझदारी बेचैन हो उठता है कि एक एल्केमिस्ट सच में भाग निकला। वो जानना चाहता है कि आखिर वो कौन था, और भले ही उसे खुद नहीं पता, लेकिन हमें पता है, वो रवीना है। कुछ वक्त बाद मझदारी अपनी सेल में बैठा दिखाई देता है। उसका दिमाग उसी एक सवाल में अटका है कि सीज तोड़कर निकलने वाला वो लकी अल्केमिस्ट आखिर कौन था। तभी उसके साथ चिपका स्पिरिट उसे उकसाता है कि वो मेज बन जाए और फिर अपने दिमाग में घूम रहे सारे डरावने सवाल पूछ डाले, या फिर भागने का रास्ता ढूंढे। खिड़की भले ही काफी तंग हो, लेकिन स्पिरिट को पूरा भरोसा है कि वो आयरन डोर को आसानी से पिघला सकता है। मझदारी को यह सब बेकार लगता है, क्योंकि गॉड्स चाहें तो सब कुछ देख सकते हैं। स्पिरिट लगातार उसे कुछ ना कुछ करने के लिए उकसाता रहता है। उसे भयानक बोर्डम हो रही है। ईगल बस सिर झुका लेता है और फिर से अपने ख्यालों में डूब जाता है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो हिचक क्यों रहा है। उसे तो हमेशा लगता था कि मेज बनने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो मेज बन जाए तो चाहे किसी गॉड का स्लेव ही क्यों ना बनना पड़े, उसका सपना पूरा हो जाएगा। इन्हीं सोचों के बीच कोई सेल की खिड़की की सलाखों के पास चुपचाप आकर रुकता है। वो ग्रास हॉपर है, जो मजदरी से थोड़ी बात करना चाहता है। वो सेल में ऐसे घुस आता है जैसे कोई रुकावट ही ना हो। मजदूरी तुरंत अलर्ट हो जाता है, लेकिन ग्रास हॉपर उसे शांत करता है। कहता है कि वो एक गॉड का मैसेंजर है, घबराने की जरूरत नहीं। उसका नाम होंगो है, नाइट स्काई की क्रिएशंस में से एक। ये सुनते ही ईगल समझ जाता है कि बात उसी गॉड की हो रही है जिसे ह्यूचरिन के लिजर्डमैन पूछते हैं। वो तुरंत पूछता है कि नाइट स्काई गॉड को उससे क्या चाहिए। ग्रास हॉपर बताता है कि उसका गॉड सब कुछ देखता है, और जो कुछ अब तक हुआ है उसे सब पता है। मझदारी को यह अजीब लगता है कि ट्विस्टेड थाई गॉड ने डर्मलिन के जरिए उसे संपर्क किया, जबकि नाइट स्काई गॉड ने एक प्रोटेक्टर भेज दिया, वो भी ऐसे इलाके में जो उसका टेरिटरी भी नहीं है। ग्रास हॉपर उसे यकीन दिलाता है कि ट्विस्टेड टाई इस वक्त यहाँ नहीं देख रहा, क्योंकि नाइट स्काई गॉड ने खुद ऐसा कहा है, और वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसके बाद मझदारी पूछता है कि वो आया ही क्यों है। ग्रास हॉपर जवाब देता है कि वो एक प्रोफेसी देने आया है। मझदारी सियोक म्यून का मेज बनेगा। ये सुनते ही मझदारी का चेहरा पूरी तरह उलझ जाता है। उसके हिसाब से अगर वो अभी भागने की कोशिश करे तो ये प्रोफेसी उसी पल टूट जाएगी और बेकार साबित होगी। ग्रास हॉपर बताता है कि वो गॉड की पावर से इस सेल में आया है, और मझदरी इस तरह भाग नहीं सकता, और प्रोफेसी यहीं खत्म नहीं होती। आगे ये भी है कि मझदारी जो मेज बनेगा वही आगे चलकर सुखम्योन से गद्दारी करेगा। ये सुनकर ईगल हल्की सी हंसी हंस देता है, क्योंकि ये प्रोफेसी से ज्यादा नाइट स्काई का ऑर्डर लगती है। लेकिन ग्रास हॉपर साफ करता है कि यह सच में बस एक प्रोफेसी है। इतना कहने के बाद मझदारी जो चाहे करने के लिए आजाद है। बेचारा मझदारी जीभ चटकाता है। सोचता है कि एक गॉड का प्रोटेक्टर सिर्फ ये मैसेज देने आया। अगर वो स्योकम्यून के रिसोर्सेज से मेज बनता है तो स्योकम्यून को एक खतरनाक मेज मिल जाएगा, और फिर उसकी पावर को कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। सिर्फ साइज के हिसाब से देखें तो स्याकम्योन पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा नेशन है, और अगर उसके पास एक मेज आ गया तो उसके हैवक्रीन से भी ज्यादा ताकतवर बनने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए नाइट स्काई को ट्विस्टेड थाई गॉड के खिलाफ सतर्क रहना ही पड़ेगा। एक बात मझदारी को समझ नहीं आती, जब गॉड्स हमेशा की तरह सीधे आदेश दे सकते हैं तो ये सारी फॉर्मेलिटीज क्यों? ग्रास हॉपर समझाता है कि नाइट स्काई गॉड छोटी बातों पर सीधे ऑर्डर्स नहीं देता, और सबसे बढ़कर वो अपने नीचे वालों की फ्री विल की कद्र करता है। आखिरकार बिना सीधे दखल दिए भी वो जो चाहता है हासिल कर सकता है। ये बात मझदारी के सिर के ऊपर से निकल जाती है। वो सोचता है, अगर उसने प्रोफेसी के खिलाफ कुछ किया तो क्या होगा। उसे यकीन है कि नाइट स्काई को यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन ग्रास हॉपर याद दिलाता है कि ये तय नहीं है। प्रोफेसी पूरी हो या न हो, नाइट स्काई न ज्यादा खुश होगा न ज्यादा नाराज। ग्रास हॉपर का काम पूरा हो चुका होता है। वो जाने लगता है उसका मकसद सिर्फ प्रोफेसी पहुंचाना था। जाते जाते वो मझदारी को सावधान करता है कि अपने ख्यालों को गहराई में छुपा कर रखे, क्योंकि ट्विस्टेड थाई गॉड उन्हें सुन सकता है। अगर ट्विस्टेड थाई गॉड उसके थॉट्स सुन ले तो उसकी गद्दारी की योजना नामुमकिन हो जाएगी।
इतना कहकर ग्रास हॉपर गायब हो जाता है और मजदारी अकेला रह जाता है अपने हालात पर सोचते हुए। स्पिरिट उसे भागने की सलाह देता है क्योंकि ट्विस्टेड थाई गॉड अभी उसे देख नहीं रहा, लेकिन मजदारी अब अपना प्लान बदल चुका है। उसे पहले गॉड से नफरत थी, लेकिन फिलहाल वो प्रोफेसी के हिसाब से चलने को तैयार है। मजदरी अब बड़ी तस्वीर देख रहा है। वो उन सब से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसे कैद किया, टॉर्चर किया। वो उन एल्केमिस्ट्स का भी बदला लेना चाहता है जिन्हें रास्ते में इन हरामियों ने मार डाला, और उसने आखिरकार बिट्रेयल का रास्ता चुन लिया है। और सबसे सही यही होगा कि वो मेज बनने के बाद गद्दारी करे। एक बात गौर करने लायक है, नाइट स्काई गॉड को शायद पहले से अंदाजा था कि प्रोफेसी सुनने के बाद मजदारी यही रास्ता चुनेगा। फिर भी मजदारी को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। आखिरकार वो अचानक खड़ा होता है, साफ शब्दों में कहता है कि उसने फैसला कर लिया है और वो मजदारी सियाकामिन के लिए काम करेगा। सीन बदलता है और विशाल समंदर के बीच एक अकेला जहाज आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जहाज आखिरकार साशन पहुंच जाता है, जहां लंप और रवीना पहले से मौजूद है। सशन ह्यूक्रिन के ओरिजन और मैगनोन के बीच बसा एक छोटा सा पोर्ट है। बड़े प्लेन्स और उम्दा मिट्टी की वजह से ये इलाका फार्मिंग के लिए मशहूर है। बाकी ये बस एक आम सा पोर्ट विलेज है। शायद इसी वजह से अब तक किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और यही वो जगह है जहां ह्यूचरिन की सीक्रेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री असल में छुपी हुई है। इसे समंदर के किनारे इस तरह बनाया गया है कि जहाज़ों से आने जाने वाले सामान की सप्लाई आसानी से हैंडल हो सके। लंप बताता है कि ये जगह सिर्फ हथियार बनाने की फैक्ट्री नहीं है। ये असल में वो ठिकाना है जहां नॉन बिलीवर्स का नॉलेज जमा किया जाता है, और जहाज पर जो चीज़ वो साथ लाए हैं वो भी इसी नॉलेज का नतीजा है। लंप रवीना को सावधान करता है कि वो उस चीज़ का जिक्र खुले में न करे, लेकिन रवीना उसे याद दिलाती है कि यह सब नाइट स्काई गॉड के आदेश पर हो रहा है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी लंप चेतावनी देता है कि वो बेस एक अनहोली ऑब्जेक्ट है, इसलिए बिना ये देखे कि वो सही से एक्टिवेट होता है या नहीं, वो किसी भी तरह की बैड लक नहीं चाहता, और मन ही मन दुआ करता है कि नाइट स्काई गॉड उन पर नजर रखे। वैसे जिस चीज की वो बात कर रहे हैं वो असल में एक वेपन है, और वो यहां नए बनाए गए हथियारों को टेस्ट करने आए हैं। इसी वजह से उन्होंने यही जगह चुनी है। रवीना हैरान होती है कि लंप के अंदर गॉड के लिए इतनी गहरी आस्था है, खासकर तब जब वो उसी स्पीशीज से आता है जिसे सबसे ज्यादा सताया गया है। ऊपर से ये आदमी कमाल का क्राफ्टर है। रवीना ने उसे सिर्फ गन पाउडर की थ्योरी बताई थी और उसने उसी से एक ट्रायल प्रोडक्ट बना डाला। अब उसे पूरा भरोसा है कि अगला प्लान एग्जीक्यूट करने की काबिलियत लंप में है। अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो वो अपनी डैमनिक प्रॉपर्टी की पावर्स इस्तेमाल कर सकती है। अल्केमी टॉवर भले ही नष्ट हो चुका हो, लेकिन नॉलेज अब भी जिंदा है, और यही इस दुनिया का पूरा सीन बदलने वाला है। नीले आसमान की तरफ देखते हुए वो नाइट स्काई गॉड को पुकारती है। उसके मन में एक सवाल घूम रहा है। वो जानना चाहती है कि ये दुनिया आखिर किस दिशा में जा रही है और उसका असली प्लान क्या है। अगली सुबह की शुरुआत होती है एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट प्लेस में। वहां हमें बासन मिलता है, पीते हुए और जिंदगी का मजा लेते हुए। वो इतना पी चुका है कि अब सोच रहा है यहीं रुक जाए, इससे पहले कि पूरी तरह नशे में डूब जाए। जो लोग उसे लगातार शराब पिला रहे हैं वो खुद भी बेहद खुश हैं। आखिर एक प्रिंस उनके छोटे से गांव में आया है। वो दिल से चाहते हैं कि बासन उनकी मेहमान नवाजी का जिक्र हिज मैजेस्टी काइल से करे। गवर्नर के तौर पर वो किंग की नज़र में आना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए बसान उस आदमी से एस्टिसिडियन के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्या ये गवर्नर सच में उस श्रिम्प को संभाल सकता है। गवर्नर हंसते हुए भरोसा दिलाता है कि उस छोटे से झींगे की कोई चिंता नहीं, और बातों बातों में उसके गिलास में और शराब उड़ेल देता है, जैसे बसान ने कम पी रखी हो। बसान साफ देख लेता है कि ये आदमी अपनी ड्यूटी को जरा भी गंभीरता से नहीं ले रहा। उसका मन करता है कि इस लापरवाह अधिकारी को सबक सिखाए, लेकिन किंग का बड़ा भाई होने की वजह से वो जो भी करेगा उस पर पावर अब्यूज का इल्जाम लग सकता है। तबीयत अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और गवर्नर के कान में कुछ चौंकाने वाली बातें फुसफुसाता है। उनके चेहरों पर उभरी चिंता देखकर बसान हालात के बारे में पूछ बैठता है। गवर्नर पसीने में भीग चुका है, लेकिन फिर भी दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह आदमी जरूरत से ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। खैर, बासान अपनी जगह से उठता है और बाहर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो इमारत की हद से बाहर निकलता है, एक लिजर्ड मैन दीवार से छलांग लगाकर सामने आता है और पूरे सम्मान के साथ बासन को सलाम करता है। वो एक बुरी खबर लेकर आया है। एस्ट्रोसाइडियन पायरेट भाग निकला है और उससे भी बदतर उस श्रिम्प ने
एक हॉस्टेज पकड़ लिया है और पूरा हंगामा खड़ा कर दिया है। ये सुनते ही बासन के अंदर उस गवर्नर के लिए नफरत और भड़क उठती है, जिसकी लापरवाही ने ये हालात पैदा किए। अब सीन उस शर्मीप पर कट होता है और होस्टेज का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग है। गार्ड्स ने उस बदमाश को चारों तरफ से घेर रखा है। उसका क्लॉ रावीना के सिर पर जकड़ा हुआ है। वो बुरी तरह घबराया हुआ है, पूरा शरीर पत्ते की तरह कांप रहा है। एक गार्ड उसे चेतावनी देता है कि हालात बिगड़ने से पहले शांत हो जाए, लेकिन श्रिम्प का कहना है कि उसे हंगामा करने का पूरा हक है, क्योंकि बासन ने वादा किया था कि सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। वो जिद करता है कि बसान को उसके सामने लाया जाए। वो औरत को तभी छोड़ेगा जब उसे बासन से बात करने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही लिजर्ड मैन अपनी हंसी नहीं रोक पाते जब एक पायरेट मोरालिटी और वादों की बातें करने लगता है। घबराया हुआ श्रिम्प फिर रवीना की तरफ मुड़ता है और धमकाता है कि अगर वो हिली तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन वो औरत ठंडी निराशा के साथ उसे याद दिलाती है कि वो जरा भी नहीं हिली। असल में घबराया हुआ तो वो खुद है। श्रिम्प इतनी शराफत दिखाता है कि माफी तक मांग लेता है। उसकी पकड़ इतनी ढीली होती है कि राविना अपनी मसल स्पैज्म टेक्निक से आराम से छूट सकती थी। आखिरकार बासन मौके पर पहुंच जाता है। यहीं खुलासा होता है कि उस श्रिम्प का नाम गोडन है और बसान बिना रुके साफ कह देता है कि गोडान ने अपना वादा तोड़ा है। साथ ही वो उसे ये भी याद दिलाता है कि उसने कानून भी तोड़ा है। इस बार बसान ऐसा वादा करता है जिसे वो निभा सकता है। अगर गोडान ने हॉस्टेज को मारा तो उसी पल उसकी जान चली जाएगी, और अगर गोडान सरेंडर करता है तो उसे बात रखने का मौका मिलेगा। फैसला उसे अभी लेना होगा। ये सोचने वाली बात ही नहीं कि श्रिम्प क्या चुनेगा, और जैसा अंदाजा था वो लड़की को छोड़ देता है। हॉस्टेज आजाद होते ही बाकी लिजर्ड मैन उस बदमाश पर टूट पड़ते हैं। रवीना हैरान रह जाती है कि बसान ने इतनी समझदारी से नेगोशिएशन की, क्योंकि उसके दिमाग में लिजर्ड मैन की इमेज सिर्फ ताकतवर लेकिन बिना दिमाग वाले लोगों की थी। बसान कहता है कि उसने बस अपने एंसेस्टर रख रख की सीख मानी है। पहले बात से काम निकालो, और अगर वो ना चले तब हाथ गंदे करो। उस औरत को बसन की आंखों में दिखती वो दृढ़ता चौंका देती है। जो कभी क्राउन प्रिंस रहा हो, उसके मुंह से ऐसा जवाब आना काफी साफ संकेत था। अब बसान खुद सोचने लगता है कि ये औरत आखिर है कौन। उसी वक्त डार्फ भी वहां पहुंच जाता है। उस छोटे कद वाले को देखते ही बसान पहचान जाता है कि ये कौन है। रवीना को हैरानी होती है कि क्या बसान और लम्प पहले से एक दूसरे को जानते हैं। कहानी लंबी होती है, इसलिए वो आराम से बताते हैं कि वो तीनों यहाँ कैसे पहुंचे। हालात देखते ही बसान समझ जाता है कि ये सब किंग की योजना का हिस्सा था कि उन सबको सेशन भेजा जाए, और ये भी कोई इत्तेफाक नहीं था कि वो सब लगभग एक ही समय पर यहाँ पहुंचे। फिर वो लंप से पूछता है कि उसके हाथ में पकड़ी वो चीज़ क्या है। पता चलता है कि वो एक वेपन है जो लंप एहतियात के तौर पर साथ लाया था, सोचकर कि शायद काम आ जाए। और हाँ, वो सच में एक वेपन ही निकलता है। अगला सीन हमें हुक्रिन की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ले जाता है। ये एक सीक्रेट जगह है जिससे पूरी दुनिया अब तक अनजान है। यहाँ ऐसे कई और वेपन्स रखे हुए हैं, भारी और बड़े बैरल्स, और ये कैसे काम करते हैं ये समझ ना आने पर बसंत सोचता है कि शायद बीच का होल वजन कम करने के लिए दिया गया है। वो पूरी ताकत लगाकर उस वेपन को उठाता है और जमीन पर पटक देता है, ये देखने के लिए कि इसमें दम कितना है। लंप इस भोले लार्जर्ड मैन को रोकता है और बताता है कि वेपन ऐसे इस्तेमाल नहीं होता। फिर बैरल वापस लेकर सही तरीका दिखाता है। वो एक लकड़ी के तख्ते की तरफ इशारा करता है जिस पर बना लाल गोला ही टारगेट है। फिर वो गन पाउडर से भरा एक थैला निकालता है और समझाने लगता है कि ये काला सामान असल में करता क्या है। वो गन पाउडर को बैरल में डालता है, एक छड़ी से उसे अच्छी तरह दबाता है। फिर प्रोजेक्टाइल डालने की बारी आती है। कैनन लोड होते ही फ्यूज जलाने का समय आता है। फ्यूज जलता है, कैनन तैयार है। वो कैनन फायर करता है और प्रोजेक्टाइल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है। सच में सब कुछ उड़ जाता है, जिसमें बसन का दिमाग और उसके कान भी शामिल हैं। ये ताकत नाइट स्काई गॉड की थंडर जितनी खौफनाक है। ऐसी चीज का इस्तेमाल आखिर कैसे होगा? रवीना बताती है ये वॉर के लिए है, और उसे अब समझ आने लगा है कि वो सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। उसने सुना था कि बसान का पायरेट्स से थोड़ा झगड़ा हुआ था। इसी वजह से वो और उसका दल सजान पहुंचे, जो उनका असली प्लान नहीं था। एक वजह यह भी थी कि बसान और उसकी टीम को यहाँ एक खास चीज लोड करनी थी, और वो चीज थी कैनन। बसान अब भी उस तबाही से उबर नहीं पाया है जो उसने अभी देखी। डिस्ट्रक्शन की पावर अविश्वसनीय है, लेकिन उसे एक साफ ड्रॉबैक भी दिखता है। गन पाउडर डालना, छड़ी से दबाना, प्रोजेक्टाइल डालना, फिर फ्यूज जलाना। एक हमला शुरू करने में बहुत समय लगता है, और कैनन की दिशा बदलना भी आसान नहीं। उसका मानना है कि कैओटिक बैटलफील्ड में इससे कुछ दुश्मन तो गिराए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो फैल जाए
तो ज़्यादा असर नहीं होगा। फिर भी अगर एक नहीं बल्कि कई कैनन्स हों तो पूरा खेल पलट सकता है। अकेले भी ये कैवलरी को रोकने में काफ़ी कारगर है। और सीज जैसी लड़ाई में जहां टारगेट स्थिर होता है, ये वेपन तबाही मचाने के लिए बना है। असल में ये इतनी ताकतवर है कि जहाज़ों पर कैनन लगने के बाद उनकी कम मोबिलिटी वाली कमी भी पूरी कर देती है। अगर पिछली बार पायरेट्स से हुई लड़ाई में एक भी कैनन होता तो उनका सफाया तय था। सी बैटल में इन कैनन्स की असली ताकत खुलकर सामने आएगी और ये तय है कि ये युद्ध का पूरा लैंडस्केप बदल देगी। इसी दौरान नेबुला बसान के दिमाग में चल रहे सारे ख्याल सुन रहा होता है। बसान की बात गलत नहीं है, लेकिन नेबुला को लगता है कि अभी मंजिल काफ़ी दूर है। हाँ, बैटल ग्राउंड कैनन्स वाकई इंप्रेसिव हैं, लेकिन फ्यूचर में आने वाले वेपन्स के सामने ये कुछ भी नहीं। इनकी फायरिंग स्पीड धीमी है और हर शॉट के बाद अंदर की सफाई करनी पड़ती है। ये इतने भारी हैं कि एक कैनन चलाने के लिए कई लोग चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग अलग, और अगर बारिश या नमी हो जाए तो हाल और बुरा, क्योंकि ब्लैक गन पाउडर गीला होते ही बेकार हो जाता है। फिर भी काइल जैसा जीनियस और लंप जैसा टैलेंटेड ड्वार्फ मिलकर अगला स्टेज गन पाउडर शायद ज़्यादा दूर नहीं है। फिलहाल यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, क्योंकि कोई टेक्निक परफेक्ट होते ही अगली अपने आप नहीं बन जाती। लेकिन नेबुला को भरोसा है कि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे ही सब गन पाउडर अपनाने लगेंगे, आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी और नेबुला को पूरा यकीन है कि वॉर होकर रहेगी। ये सुनकर एल्डर भी चौंक जाता है। इस वक्त नेबुला को सबसे ज्यादा परेशान विजडम कर रहा है। जिस स्पीड से वो रिसोर्सेज जमा कर रहा है वो काफी अलार्मिंग है। फिर भी ऐसा नहीं है कि नेबुला हाथ पर हाथ रखकर बैठा हो। इस दुनिया की पावर लगातार बढ़ रही है और उसी के साथ आने वाली वॉर का स्केल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। नेबुला को पूरा भरोसा है कि जल्द ही साफ हो जाएगा कि किसने कितनी तैयारी की है। इसके बाद सीन बदलता है और ट्यूएन का खट्टा सा चेहरा सामने आता है। वो रवीना को लेकर काफी सतर्क है। उसके लिए सींगों वाली ये औरत सीधी मुसीबत की घंटी है। लेकिन बसान की नज़र में वो कोई बड़ा खतरा नहीं। आखिर वो इंसान है और उसके लिए रवीना ट्योना जितनी ही डेंजरस है। थयोन, जो एक एल्फ है, इस कंपैरिजन से चिढ़ जाती है और ताना मारती है कि उसकी नज़र में तो लिजर्डमैन और फ्रॉगमैन भी एक जैसे दिखते हैं, जबकि असल में वो बिल्कुल अलग हैं। वो जोर देकर कहती है कि जैसे फ्रॉगमैन और लिजर्डमैन अलग हैं, वैसे ही ह्यूमंस और एल्व्स में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके बच्चे तक नहीं हो सकते। मतलब साफ है कि दोनों स्पीशीज़ में कोई सिमिलैरिटी नहीं। खैर, बसान अब भी मानता है कि रवीना एक नॉर्मल इंसान है। कर्स्ड होने का मतलब ये नहीं कि वो कोई फ्रीक हो। ठीक है, वो रवीना के कर्स को इग्नोर करने को तैयार है। लेकिन टियोन ये ज़रूर पॉइंट आउट करती है कि रवीना एक नॉन बिलीवर है, जो किसी गॉड को नहीं मानती, और बासन को इससे भी कोई दिक्कत नहीं। उसके हिसाब से डाउट करना सबका हक है। टियोनी इशारा करती है कि एल्केमिस्ट्स सिर्फ शक नहीं करते, वो पूरे यकीन से मानते हैं कि गॉड्स होते ही नहीं। उनकी बहस चल ही रही होती है कि तभी एक कैप्टन आवाज लगाकर बताता है कि पीछे से कई अनआइडेंटिफाइड बोट्स तेजी से पास आ रही हैं। उन बोट्स की स्पीड माहौल को और भी डरावना बना देती है। बसंत तुरंत आदेश देता है कि पता लगाया जाए वो कौन है, लेकिन ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। गेडन पूरी आवाज में चिल्लाता है कि ये डीप नाइट पायरेट्स हैं। हालांकि उन जहाज़ों की बनावट उसके ग्रुप वाले जहाज़ों जैसी नहीं। ये सदर्न कॉन्टिनेंट के मेन शिप्स हैं। जब पीछे गाइडन डर के मारे कांप रहा होता है, अपनी जान से चिपका हुआ। टियन ध्यान से देखती है और गाइडन की बात कंफर्म करती है। अब उनके पास लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये मौका बसान काफी समय से ढूंढ रहा था और यह सुनते ही टियोन सन्न रह जाती है। असल में वो इस बैटल में कैनन्स इस्तेमाल करके उन्हें परखना चाहता है। कैप्टन के आदेश के खिलाफ न जा पाने की वजह से टियन मजबूरी में क्रू को कैनन्स तैयार करने का हुक्म दे देती है। बसंत जरा भी घबराया नहीं लगता। वो बिना दुश्मन को पूरी तरह जाने सीधे टकराने का मन बना चुका है। लिजर्ड मैन टाइगर कैनन्स को तय एंगल्स पर एनिमी की तरफ एम करने लगते हैं। हमारे पास कुल 4 ही शिप्स हैं और वो इस वक्त हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आगे बढ़ रही हैं। एनिमी शिप्स पर मौजूद क्रीचर्स साफ तौर पर डीप वंस हैं और सिर्फ 4 शिप्स देखकर वो जोर जोर से हंस पड़ते हैं। पायरेट मास्टर को जीत का इतना भरोसा है कि उसे पूरा यकीन है डीप नाइट गॉड उसे जरूर नोटिस करेगा। हमारी शिप्स आखिरकार हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रुक जाती हैं, जिससे एनिमी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि शायद सामने वाला डर के मारे सरेंडर करने वाला है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। जैसे ही एनिमी रेंज में आता है, बसन हमला करने का आदेश देता है और उसी पल लिजर्डमैन कैनन से दुश्मन पर भयानक बॉम्बार्डमेंट शुरू कर देते हैं। एक कैनन सीधा एक फिश फ्रीक से टकराता है
और उसका चेहरा उसी पल उड़ जाता है। बिना रुके लगातार बराश चलता रहता है। शिप्स पर मौजूद फ्रीक्स इधर उधर भागने और बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेकार साबित होता है। वो ऐसे कटते हैं जैसे सब्जियां। आखिरकार एनिमी आगे बढ़ना रोक देता है, लेकिन ये रुकावट बस थोड़ी देर की होती है। पायरेट कैप्टन पूरी ताकत से चिल्लाकर अपने लोगों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। उसे भरोसा है कि सामने वाला इतनी देर तक ऐसे हथियार चला ही नहीं सकता। ये देखकर बासन भी अपनी टीम को अगला राउंड तैयार करने को कह देता है। अब एक बात साफ है कि ये सी क्रीचर्स बेवकूफ़ नहीं है। फिश लीडर को भी तसल्ली होती है कि उसका अंदाज़ा सही निकला, क्योंकि कैनन की बारिश थम चुकी है। वो अपनी प्लाटून को और करीब आने का आदेश देता है, लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि बासन दूसरा राउंड पहले ही तैयार कर चुका है। जैसे ही वो झंडा नीचे करता है, उसके साथी फिर से कैनन्स की बारिश बरसा देते हैं। क्योंकि लोडिंग टाइम लंबा होता है, इसलिए हर राउंड के बीच गैप आना तय है। और बासन ने इसी कमजोरी को ध्यान में रखकर दूसरा प्लेटून पहले से रेडी रखा था। इसके बाद वो टायन को थोड़ा डिस्टेंस बनाने और रिलोड के लिए टाइम खरीदने का आदेश देता है। बासन का असली मकसद कैनन्स और गन पाउडर को सुरक्षित पहुंचाना है। पायरेट्स को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं। हालांकि अगर वो पीछा करने पर अड़े रहे तो बासन उन्हें मिटाने से भी पीछे नहीं हटेगा। पायरेट शिप पर मौजूद लोग किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। कैप्टन चिल्लाता है कि सब जिंदा रहें, सेल्स थामे रखें और डायरेक्शन संभालें, क्योंकि वो अभी मौत से हार मानने वाला नहीं है। हथियार चाहे जितने ताकतवर हों, शिप्स को पूरी तरह तोड़ नहीं पा रहे, और अगर वो करीब आ गए तो मौका बन सकता है। बसान को यही उम्मीद थी। ये क्रीचर्स पूरी तरह बेदिमाग नहीं है। पहले कैनन शॉट से शिप्स को गंभीर नुकसान पहुंचना वाकई मुश्किल था, इसलिए अब वो बड़ा दांव खेलने का फैसला करता है। उसके इशारे पर लिजर्डमैन सबसे बड़ा कैनन बाहर निकालते हैं, दुश्मन को खत्म करने के लिए। कैनन का मुंह उन बदहाल पायरेट्स की तरफ घूम जाता है। हमारा आदमी ट्रिगर खींचता है और कैनन बॉल दहाड़ता हुआ निकलता है, जो शिप के आर पार एक विशाल छेद बना देता है और उसे पूरी तरह बेकार कर देता है। शिप पर सवार बदमाशों के पास डूबते जहाज से कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उसी पल आसमान से नेबुला सब कुछ देख रहा होता है, और वो साफ तौर पर संतुष्ट नजर आता है। पायरेट्स को यहां खींच लाना सही फैसला था। इससे कैनन्स की असली ताकत परखने का मौका मिल गया। बिना किसी बड़े नुकसान के पायरेट्स को पीछे धकेल दिया गया, और रवीना उनके साथ थी, इसलिए टेस्ट फेल भी होता तो हालात हाथ से नहीं निकलते। फिर भी मानना पड़ेगा, बसन उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने एक नया स्किल सीख लिया है। एक ऐसा स्किल जो एक बेहतरीन कमांडर और लीडर बनने से जुड़ा है। राक राक के ज़माने में स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स ज़रूर होती थी, लेकिन तब भी कई बार ऐसा होता था कि एक सिंगल वॉरियर की ताकत पूरा खेल पलट देती थी। लेकिन फायर आर्म्स के आते ही फाइटिंग एबिलिटी लगभग स्टैंडर्डाइज्ड हो गई, और उसी पल से कमांड सिस्टम की अहमियत कई गुना बढ़ गई। नेबुला को बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब बासन खुद एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएगा। इसके बाद बासन को पायरेट्स का पूरी तरह सफाया करने के सीक्रेट ऑर्डर्स मिलते हैं, और सिर्फ 1 महीने के अंदर वो पूरे सदर्न आर्किपेलेगो पर कब्जा कर लेता है। आधी रात तक जश्न पूरे शोर पर चलता रहता है। हालांकि बासन डीप नाइट पायरेट्स को खदेड़ चुका है, फिर भी उसे यकीन नहीं कि वो यहां से तुरंत निकल सकता है। भले ही सदर्न आर्किपेलेगो पायरेट्स का इलाका बका रहा हो, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स होना तय है। रवीना बताती है कि सदर्न आर्किपेलेगो के पास 2 आइलैंड्स हैं, एक ऑरमोर और दूसरा डॉल्टन। ऑरमोर सदर्न आर्किपेलेगो के पश्चिम में है और डानियम के करीब पड़ता है, इसलिए पायरेट्स शायद इसे डेनियम आने जाने के बेस की तरह इस्तेमाल करते होंगे। डॉल्टन उससे भी दक्षिण में है और काफ़ी दूर है, और सदर्न कॉन्टिनेंट के ज़्यादा करीब होने की वजह से पूरी संभावना है कि वही डीप नाइट पायरेट्स का असली हेडक्वार्टर्स हो। बसान के पास कैनन चलाने में माहिर सैनिक हैं, लेकिन अपनी फोर्सेस को 2 हिस्सों में बांटना आसान नहीं, इसलिए वो पहले सिर्फ एक आइलैंड पर कब्जा करने का फैसला करता है। तब एक जानी पहचानी आवाज़ अंदर गूंजती है, ये कहते हुए कि ऑरमोर आइलैंड पहले ही कॉन्कर किया जा चुका है, और वो आदमी कोई और नहीं, मजदूरी होता है, जिसे देखकर रवीना पूरी तरह चौंक जाती है। आखिरकार दोनों फेलो एल्केमिस्ट हैं, इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। बसान की नज़र सीधी सामने टिक जाती है, जहां वो ट्रोल्स की एक पूरी फ्लीट को मार्च करते हुए देखता है, सियोक मेओन की सेना। ये नज़ारा देखते ही बसान तुरंत जनरल ईएन को सोल्जर्स को बैटल रेडी करने का आदेश देता है। मजदारी उसे भरोसा दिलाता है कि वो दोस्ताना इरादे से आए हैं। वो और ट्रोल्स की ये फ्लीट बस पायरेट्स को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना चाहते हैं, और क्योंकि वो डानियम के मर्चेंट शिप्स पर सवार होकर आए थे, एस्टिसिडियंस को उन पर शक नहीं हुआ।
लेकिन बासन को इससे जरा भी तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि डानियम के जहाज़ों पर स्योकम्योन के सैनिक दिखना किसी भी तरह रियश्योरिंग नहीं है। शिष्टाचार निभाते हुए ट्रोल जनरल खुद को सियाकम्यन का जनरल ओल्डोर मयान बताता है। डॉक पर खड़े जहाज से उसकी जिम्मेदारी में है, इसलिए वो बसान को समझाता है कि डानियम के जहाज़ों का इस्तेमाल सिर्फ मजबूरी में किया गया, क्योंकि शोकम्यून के पास साउथ जाने के अपने जहाज़ नहीं हैं और उसका यूक्रेन से टकराव खड़ा करने का कोई इरादा नहीं। वो सिर्फ मदद के लिए आया है, क्योंकि उसका एलाइड नेशन डैनियम पायरेट्स से परेशान है और सबके फायदे में यही है कि ऐसे क्रिमिनल्स को जल्दी निपटाया जाए। बसान उसकी बात समझता है, क्योंकि पायरेट्स हाल ही में हुक्रेन के सदर्न आर्किपेलागो तक फैल चुके थे और बासन उन्हें पहले ही भगा चुका है। इसलिए जनरल ओल्डोर के लिए यहाँ ज्यादा कुछ बचता नहीं। लेकिन साफ है कि ओल्डोर के पास कोई और जानकारी भी है। उसके मुताबिक हुक्रेन ने कभी सदर्न आर्किपेलागो को ऑफिशियली अपने टेरिटरी में शामिल ही नहीं किया। वहां तो बस अनसिविलाइज्ड लोग रहते थे, जिस पर बसन याद दिलाता है कि उसने असकेडियंस की ऑटोनॉमी का सम्मान किया था, क्योंकि वो लगातार ट्रिब्यूट और सम्मान देते आ रहे थे। और आखिरकार असकेडियंस जिस गॉड को मानते हैं वो भी नाइट स्काई गॉड ही है। जनरल को याद आता है कि असकार्डियंस जिस गॉड की पूजा करते थे उसका नाम हिक्रिन के गॉड से अलग था, कुछ वाइट स्पाइडर गॉड जैसा। जिस पर बसंत साफ करता है कि वाइट स्पाइडर गॉड और नाइट स्काई गॉड एक ही हैं और इसकी पुष्टि के लिए मेन टेम्पल से एक प्रीस्ट जल्द ही पहुंचने वाला है। मन ही मन बसान समझ जाता है कि इस जनरल के आने का असली मकसद क्या था। अगर वो जरा भी देर से पहुंचा होता तो ओल्डोर सदर्न आर्किपेलेगो और ऑरमोर दोनों को अपने टेरिटरी में शामिल करने की तैयारी कर चुका होता। और एक अहम बात यह भी है कि स्योकमेन यहाँ डैनियम के जहाज़ों से आया है, जो इस शक को और पुख्ता करता है कि ये दोनों नेशंस पहले ही हाथ मिला चुके हैं। लगता है विजडम और क्राम्पस पीछे से कुछ बड़ा खेल खेल रहे हैं। और बासन जितना समझ पाता है उसके हिसाब से जोकवा, मनगुल और गुमान समेत बाकी नेशंस भी इसमें कूद सकते हैं। भले ही वो सीधे हुक्रेन से न टकराए, लेकिन कंपटीशन से बच नहीं पाएंगे। आखिरकार सबका मकसद सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचने का रास्ता है और इस कॉन्टिनेंट को लेकर नेशंस के बीच टकराव अब टलने वाला नहीं है। इसके बाद बसन पूछता है कि क्या वो डॉल्टन आइलैंड की तरफ बढ़ने वाला है, और उस बड़े टस्क वाले का जवाब साफ हाँ होता है, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो वो उससे आगे भी जाएगा। ये सुनकर बासन हल्की सी मुस्कान हंस देता है, जैसे उसे यही जवाब चाहिए था। फिलहाल वो तय करता है कि अगले दिन तक इस जीत का जश्न मनाया जाए। सफर एक बार फिर आगे बढ़ता है और इस बार सयाकमियन की सेना भी साथ चल पड़ती है और जल्द ही पता चलता है कि मंगेल के जहाज भी इस काफिले में शामिल हो चुके हैं। बसान को पूरा यकीन है कि पायरेट्स से निपटते ही सियोकम्युन और मंगुल दोनों दोलतन पर अपना दावा ठोकने वाले हैं और ये बात दोनों नेशंस के बीच पहले से तय है। लेकिन टियोन को ये सब बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। उसका मकसद तो बस आउटर माउंटेन्स की एक्सप्लोरेशन था और अब वो समझ ही नहीं पा रही कि वो इस पूरे झमेले में कैसे फंस गई। ऊपर से ये मामला उसकी समझ और जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा बड़ा है। उसने इसके लिए कभी हामी नहीं भरी थी, मगर अब चाहकर भी पीछे हटना मुमकिन नहीं, और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। बसान को लगता है कि ऊपर से नाइट स्काई सब देख रहा है, लेकिन टायोन को यह सुनकर लगता है बसान कोई सूखा सा जोक मार रहा है, क्योंकि आसमान तो बिल्कुल साफ है। आगे बढ़ते ही क्रू को पायरेट्स दिखने लगते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी चीज कुछ और ही है। उनकी तरफ बढ़ती पायरेट शिप्स की गिनती समझ से बाहर है, इतनी ज्यादा कि नेबुला भी एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये पायरेट्स इतनी भारी तादाद में इकट्ठा कैसे हो गए। ऊपर से वो डिवाइन रिस्ट्रिक्शन जो उसे एनिमी को ठीक से स्कैन करने से रोक रहा है। ऐसा तभी होता है जब सामने वाले का लेवल कम से कम 19 हो। नेबुला एक और चीज नोटिस करता है। पायरेट्स की मूवमेंट कुछ अजीब है। ऊपर से देखने पर साफ लगता है कि वो अपने और दुश्मन के बीच जानबूझकर एक बहुत बड़ा गैप छोड़ रहे हैं। इतना बड़ा खाली इलाका किसी ट्रैप जैसा महसूस होता है। इसीलिए नेबुला बिना देर किए बसान को एक डिवाइन रेवलेशन भेजता है और सतर्क रहने की वार्निंग देता है। बसान उस अर्जेंसी को तुरंत समझ लेता है और शिप्स की स्पीड कम करने का आदेश देता है। उधर जनरल ओल्डोर इस अचानक स्लोडाउन को देखकर चौंक जाता है। एक सोल्जर रिपोर्ट करता है कि हुक्रेन की शिप धीमी हो गई है और ये बेवकूफ ट्रॉल जनरल इसे बसान की कायरता समझ लेता है। उसके हिसाब से दुश्मनों की संख्या देखकर बसान डर गया है और अब टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है।
लालच में आकर जनरल पहला हमला करने का फैसला कर लेता है, लेकिन उसे अपनी इस बेवकूफ़ी का एहसास ज़्यादा देर में नहीं होता। समंदर को चीरता हुआ एक विशाल टेंटिकल ऊपर उठता है, जिसके सामने शिप्स खिलौने जैसे लगने लगते हैं। वो एक क्रेकेन है। एक ही झटके में उसका टेंटिकल कई ट्रोल सोल्जर्स को उछाल देता है और भीषण तबाही मच जाती है। कुछ ही पलों में एक पूरा शिप उन टेंटिकल्स में जकड़ लिया जाता है और उन भारी विप्स से कुचलते हुए चूर चूर कर दिया जाता है। नेबुला को इसका अंदाजा पहले ही हो चुका था। इसी वजह से उसने इतनी जल्दी वार्निंग भेजी थी। पानी की गहराई में झांकते ही वो विशाल टेंटिकल बीस्ट साफ दिख जाता है। इतना बड़ा कि नेबुला अंदाजा लगाता है इसकी लंबाई कम से कम 500 मीटर्स है। पूरे आधे किलोमीटर का मॉन्स्टर। खुशकिस्मती से नेबुला की तेज रिएक्शन ने उसकी साइड को बेवजह कुचले जाने से बचा लिया। क्रैम्पस को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान ट्रोल शिप्स को झेलना पड़ रहा है। वो नेबुला पर इल्जाम लगाता है कि उसने पहले वार्निंग क्यों नहीं दी, लेकिन नेबुला सीधे माफी मांगता है। उसे खुद भी ये सब आखिरी पल में पता चला था। फिर भी क्रैम्पस संतुष्ट नहीं होता। उसे पूरा यकीन है कि ये सब नेबुला की किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। एक बार फिर नेबुला वही जवाब देता है। असल में क्रेकेन किसी सिविलाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। वो एक लोन क्रीचर है। मतलब जरूरत पड़ी तो वो डीप वंस को भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये मुमकिन है कि डीप वंस ने उसे टेम कर रखा हो, लेकिन नेबुला की एक दूसरी थ्योरी भी है। हो सकता है क्रैकेन भी एंशंट ईविल का ही हिस्सा हो और डीप वंस का उसके साथ एक तरह का सिम्बियोटिक रिश्ता हो। पहले सरप्राइज अटैक की वार्निंग नेबुला समय पर नहीं दे पाया था, लेकिन इस बार वो पहले ही बता देता है कि दूसरा हमला आने वाला है। डीप वंस अब सतह पर उभरेंगे और क्रैकेन के टेंटिकल्स के बीच से वार करेंगे। इस मदद के बदले में क्रैम्पस भी उदार बनते हुए नेबुला को तीसरे हमले की जानकारी देता है। तीसरा पायरेट फ्लीट पहले ही आगे बढ़ चुका है और लगता है वो शिप्स को इस तरह घेरना चाहता है कि कोई भी क्रैकेन के कहर से बच न सके। क्रैम्पस इस हालात से निपटने के लिए नेबुला से सलाह मांगता है। नेबुला हल्की सी चुटकी लेते हुए पूछता है कि क्या क्रैम्पस को सच में सलाह की जरूरत भी है। आखिरकार वो तो बस वही इस्तेमाल कर सकता है जिसे वो अब तक छुपा कर बैठा है। लेकिन उससे पहले कि हमें पता चले वो क्या है, हम एक डूबते हुए शिप को देखते हैं, क्रैकेन की मेहरबानी से, जहां वो जहाज को बेरहमी से टुकड़ों में चीर रहा है। उधर मजदारी भी पूरी ताकत झोंक चुका है। वो जमीन पर एक सर्कल बना रहा होता है कि तभी उस पर एक विशाल चट्टान आ गिरती है। चट्टान को किसी तरह धकेल कर हटाने के बाद वो उस अजीब से इंचांटमेंट जैसे सर्कल को पूरा करता है। हालांकि उसे खुद भी शक है कि यह सच में उसके काम आएगा या नहीं। जैसे ही सर्कल पूरा होता है, जनरल ओल्डोर भी वहां पहुंच जाता है, मानो किस्मत ने उसे खींच लाया हो। और वही उस चमत्कार का गवाह बनने वाला है जिस पर मजदूरी हाल ही में काम कर रहा था। मजदारी क्या कर रहा है, ये समझ न पाने वाला जनरल उस चमकते हुए सर्कल की तरफ इशारा करके सवाल करता है। मजदारी साफ शब्दों में बता देता है कि जो वो अब करने जा रहा है वही असली वजह है जिसके लिए सोखम्यून के राजा डर्मलीन ने उसे हायर किया था। इसी वजह से उसे सदर्न सीज भेजा गया और यही कारण था कि जनरल उल्दौर उसे ढूंढ रहा था। और वो वजह थी मैजिक। कुछ बड़ा करने से पहले मजदरी पूछता है कि उनकी शिप से 300 पेसेस के अंदर कितनी शिप्स मौजूद हैं। जवाब आता है लगभग 10 शिप्स, जिनमें से ज्यादातर ट्रोल्स से भरी हुई हैं। लेकिन इनके अलावा एल्व्स, लेनर्स, हॉबगॉब्लिन्स और सेटिरोज भी हैं। स्लेव्स पूरी तरह मिक्स्ड है, इसलिए एग्जैक्ट संख्या बताना मुश्किल है। और हाँ, इनमें एक गारुडा भी है, खुद मजदारी। सब कुछ देखकर लगता है कि मजदारी अब कोई टेलीपोर्टेशन जैसी टेक्निक इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन वो बाद में साफ होगा। अभी उसे फोकस के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वो जमीन पर बने अजीब सिंबल्स की तरफ देखता है और मंत्र बुदबुदाने लगता है। और तभी हवा में एक अजीब सा मोजो फैलने लगता है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, एक मिरेकल घटित हो जाता है। ऑक्टोपस का टेंटिकल पूरी तरह जम चुका है, बिल्कुल पत्थर की तरह। और जैसे ही उसमें दरार पड़ती है, बड़े बड़े टुकड़े टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। शिप पर मौजूद हर इंसान सन्न है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अभी हुआ क्या। उनके चारों तरफ का पूरा ओशन जम चुका है। दुश्मन तक फ्रोजन हो गए हैं। सिर्फ वही लोग अनफ्रोजन हैं जिन्हें गरुड़ा ने स्पेल डालने से पहले याद रखा था। जो एक्स्ट्रा स्लेव ऑर्क्स थे, जिनका जनरल ने जिक्र नहीं किया था, वो सब जम चुके हैं। जनरल ठंड के बावजूद पसीने में डूब चुका है, लिटरली पैर तक। अब उसे समझ आता है कि हिज मैजेस्टी इस आदमी को कंट्रोल में रखने के लिए इतना डेस्परेट क्यों था। स्पेल सफल होते ही गारुडा खुद से बेहद सेटिस्फाइड महसूस करता है। वो आसमान की तरफ देखता है, जैसे उसे लग रहा हो कि गॉड्स उसे ऊपर से देख रहे हैं। और उसकी ये फीलिंग गलत नहीं है। हमारा आदमी भी फ्रोजन टाइम स्पेल देखकर पूरी तरह फैसिनेटेड है। लगता है यही वो ट्रम्प कार्ड था
जिसे क्रैम्पस अब तक छुपाए बैठा था। हालांकि नेबुला सोच में पड़ जाता है कि इतने ऑप्शन में से गरुड़ा ने यही स्पेल क्यों चुना। शायद वजह जल्दी सामने आए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पार्टी फिर से अपनी जर्नी शुरू कर चुकी है। बसान अब भी उस मैजिक के असर से बाहर नहीं आ पाया है जो उसने अपनी आंखों से देखा। क्रैकन को छोड़ दें तो बाकी पायरेट्स अपने आप में काफ़ी पावरफुल थे। अगर गरुड़ा की मैजिक ना होती तो ये फाइट जीतना बेहद मुश्किल था। मैजिक की वजह से क्रैकन आसानी से हैंडल हो गया और डैनियम और मांगुल की शिप्स मिलकर दुश्मनों को पीछे धकेल पाईं, वरना पूरा फ्लीट टूट जाता और भारी नुकसान होता। अब जब सयाक मियन ने अपने छुपे हुए मेज की ताकत दिखा दी है, वो उसी पावर के दम पर नए कॉन्टिनेंट में डोमिनेंट पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बसान को पूरा भरोसा है कि डीप नाइट पायरेट्स एक हार के बाद रुकने वाले नहीं हैं, और अगर इनके पीछे कोई ऐसा है जिसके पास पूरे नेशन जितनी ताकत है तो मैन पावर की कोई कमी नहीं होगी। तबीयत लुकआउट रिपोर्ट करता है कि डैलेटन आइलैंड काफी करीब दिखाई देने लगा है, लेकिन उसी पल पानी के नीचे से कुछ बेहद तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। बसंत साफ जानना चाहता है कि आखिर थ्रेट किस तरह का है, और जो लुकआउट आगे देखता है वो उसे बोलने की हालत में भी नहीं छोड़ता। उसका रिएक्शन ऐसा होता है जैसे उसने कुछ बिल्कुल इम्पॉसिबल देख लिया हो, जैसे उड़ती हुई मछलियां। और सच में वो जो देख रहा है वो फ्लाइंग फिश ही है जिन पर फिशमैन सवार हैं। जैसे ही मछलियां पानी से बाहर छलांग लगाती हैं, फिशमैन सीधे जनरल उल्दौर के सोल्जर्स पर टूट पड़ते हैं। पहली वेव में ही हर फिशमैन अपनी नुकीली स्पीयर से किसी न किसी को ढेर कर देता है। वहीं जनरल आसमान में उड़ती मछलियां देखकर पूरी तरह पैनिक में चला जाता है। पूरी तरह absurd। अब आगे क्या देखना बाकी है? उड़ते हुए कुछ भी। बेचारे ट्रॉलर्स डूबते हुए, छेदे जाते हुए मर रहे हैं। बासान और उसकी क्रू बस देखते रह जाते हैं ट्रोल्स का ऐसा ब्रूटल स्लॉटर। फिश नाइट्स दुश्मनों को डेक से नीचे ओशन में धकेल देते हैं, जहां नीचे छुपे डीप वंस उन्हें खत्म कर देते हैं। बसान डेक खाली करने और नीचे छुपने का फैसला करता है, लेकिन उसका साथी उसे रोकता है। कहता है कि क्रीचर शिप्स पर चढ़ रहे हैं, अगर डेक खाली किया तो उन्हें चढ़ने का परफेक्ट मौका मिल जाएगा। अगर क्रू ने गार्ड ढीला किया तो शिप भी कॉन्कर हो जाएगी। इस हालात में बसान समझ जाता है कि कैनन्स इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। उसके पास एक दूसरा प्लान है। भले ही वो ओशन में हो, लेकिन दुश्मन असल में कैवलरी ट्रूप्स जैसे हैं, तो अब इन्हें आमने सामने लेना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर लड़ते हैं। फिशमैन बहुत तेजी से करीब आ रहे हैं। उनमें से एक, शायद प्लेटून लीडर, समझ चुका है कि काउंटर के लिए ज्यादा समय नहीं है। वो वही टेक्निक दोहराने वाला है जो उसने ट्रोल्स पर इस्तेमाल की थी, और फिर इन्फेंट्री को ऊपर चढ़ाकर शिप का कंट्रोल लेने वाला है। हाथों में स्पीयर्स थामे फिशेस पर सवार फिशमैन सामने खड़े दुश्मनों का स्लॉटर करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। लेकिन हवा में ही वो अचानक फ्रीज हो जाते हैं जब उनकी तरफ सीधे चमकती हुई स्पीयर्स तनी हुई दिखाई देती है। एक फिशमैन तेजी से डायरेक्शन बदलता है और लिजर्डमैन के ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर पहुंच जाता है। वो बंदा काफी कॉकी हो जाता है। उसे लगता है कि उसने दुश्मन को आसानी से आउट मैन्यूवर कर लिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। वहां खड़ा है फर्स्ट मेट, पूरी तैयारी के साथ, सबका खेल बिगाड़ने के लिए। सिर्फ एक पंच में वो उस ओवरग्रोन फिश पर सवार बदमाश को सीधा मिट्टी में मिला देता है। आसमान में और भी फ्लाइंग फिशेस नजर आने लगती हैं। हालात अब साफ तौर पर अलार्मिंग हो चुके हैं, लेकिन लिजर्डमैन इन बास्टर्ड्स को ऐसे भेद रहे हैं जैसे किसी बढ़िया ग्रब का शिकार कर रहे हों। फिशेस पर सवार फिशमैन अपने माउंट से गिरने लगते हैं, और गिरते ही कोल्ड ब्लडेड तरीके से स्लॉटर हो जाते हैं। बसान सबको आदेश देता है, माउंट्स के कांटेक्ट में मत आना, असली हथियार स्पीयर है, इसलिए बिना सोचे चेस करके स्टैब मत करना। वो सोल्जर्स को हौसला देता है, स्पीयर्स मजबूती से थामे रखो और पोजीशंस मत छोड़ो। सोल्जर्स उसकी बात मानते हैं और स्ट्रैटेजी धीरे धीरे उनके फेवर में काम करने लगती है। ये भले नई स्ट्रैटेजी लगे, लेकिन असल में ये एक पुरानी टेक्निक का ही अपग्रेडेड रूप है। अच्छी बात यह है कि बसन को कैवलरी ट्रूप्स से निपटना आता है। समुद्र में उन्हें फेस करना जमीन से भी आसान लग रहा है। कॉकटू कैवलरी स्पीयर्स के बीच से निकल सकती है, लेकिन फिश कैवलरी जंप करने के बाद शार्प टर्न्स नहीं ले पाती। जनरल उल्दुर की आर्मी भी वही स्ट्रैटेजी अपनाने लगती है, और वो भी काम कर रही है। हालांकि इन मॉन्स्टर्स को पूरी तरह रोकने के लिए ये काफ़ी नहीं है। क्रोज नेस्ट में मौजूद लुकआउट बताता है कि और पायरेट बोट्स आ रही हैं, शायद 120 से भी ज़्यादा, क्योंकि आगे वाली शिप्स की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर पायरेट्स अंदर घुस आए तो शिप्स आपस में उलझ जाएंगी, और तब कैनन्स इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए बसन रिट्रीट करने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला करता है। टायन को यकीन नहीं होता कि यह डिसीजन उन्हें सीधा मौत की तरफ नहीं ले जाएगा।
आखिर वही अकेले हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। बसान उसे भरोसा दिलाता है कि बाकी लोग भी जल्द फॉलो करेंगे, जो सुनने में ज्यादा रियश्योरिंग नहीं लगता। असल वजह यह है कि बसान अपने कैनन्स इस्तेमाल करना चाहता है, बिना एलाइड शिप्स को नुकसान पहुंचाए। तब मजदारी उड़ता हुआ आता है और सीधे प्रिंस बसान के सामने उतरता है। वो बासान के आइडिया को चैलेंज करने आया है। उसका कहना है कि अगर बसान ने कैनन्स चलाए जब एलाइड फोर्सेस और 100 पायरेट शिप्स पास पास हों, तो पायरेट्स के साथ एलाइज भी ओब्लिटरेट हो जाएंगे। बसान समझ नहीं पाता कि वो अपने ही एलाइज पर हमला क्यों करेगा, लेकिन मजदारी को लगता है कि ह्यूचरिन का बाकी नेशन से रिश्ता पहले से हॉस्टाइल है और ये गॉड्स का दिया हुआ मौका है कि एलाइज को भी पायरेट्स के साथ साफ कर दिया जाए। ये कहकर कि ओपन फायर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मजदारी आखिरी इंसान था जिससे बासन को ऐसा पागल प्लान सुनने की उम्मीद थी। लेकिन बसान साफ कर देता है कि मौजूदा हालात में वो कभी अपने अलाइज पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि डीप वंस के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और ये भी पक्का नहीं कि ये 120 बोट्स आखिरी डिफेंस हों। तुरंत फायदे के पीछे भागकर बड़ी तस्वीर भूल जाना सिर्फ बेवकूफ़ों का काम है। मजदारी नोट करता है कि इस मामले में बसान अजीब तरह से उसके गॉड और उसके बिलीवर्स जैसा है। बसान उसकी बात को आधा सुनता है और मजदारी तुरंत टॉपिक बदल देता है। कहता है कि वो बस अपनी मैजिक पावर लेंड करने आया है। अच्छा होगा अगर सब गन्स के साथ रेडी रहें, क्योंकि एक बेहद खतरनाक चीज सीधे उनकी तरफ आ रही है। एक खास पायरेट शिप पागल स्पीड से सीधा उनकी तरफ बढ़ रही है, जिसे एक मैसिव फिश खींच रहा है। ये कैप्टन की शिप लगती है, एक बफ्ड अप पफर फिश जिसमें हवा नहीं बल्कि मसल भरा हुआ है। उसका बस एक ही ऑर्डर है, सामने दिखने वाली हर शिप को डिस्ट्रॉय कर दो। और इंट्रोडक्शन के नाम पर वो है डीप नाइट पायरेट्स का बॉस, ब्लैक ऑर्डर हाई प्रीस्ट याहून। और इस जायंट शिप को धकेलने वाला मॉन्स्टर है एंशिएंट स्पार्कलिंग टेल, एक सी सर्पेंट। यहून अपनी शिप पर खड़ा चिल्ला रहा है, पूरी तरह कॉन्फिडेंट है अपनी ताकत पर, सबको कुचलने, पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने और ऑर्डर के टॉप पर बैठने का सपना देख रहा है। ये पागल सर्पेंट असल में एक अबॉमिनेबल गॉड है। लगता है डीप वंस ने इसे टेम कर लिया है और अब इसे अपने कंट्रोल में चला रहे हैं। नेबुला के लिए ये अब भी एक मिस्ट्री है कि ये लोग ऐसे सी क्रिएचर्स को टाइम कैसे करते हैं। अब थोड़ा अबॉमिनेबल गॉड्स के बारे में। अबॉमिनेबल गॉड्स और अबॉमिनेशंस वो दुश्मन होते हैं जिन्हें प्लेयर्स को हराना पड़ता है। इन्हें मॉन्स्टर्स माना जाता है जिन्हें डिफीट करने पर डोमेन ट्रॉफीज मिलते हैं। और अबॉमिनेबल गॉड्स के ईविल गॉड शाचा को फॉलो करने की सबसे बड़ी वजह शायद उसका यूनिक डोमेन है, जो उसे इन अबॉमिनेशंस को कंट्रोल करने की ताकत देता है। देखो, जियोल वूबी को हराने के बाद नेबुला ने भी एक यूनिक डोमेन हासिल किया था, यानी डोमेन ऑफ कॉर्प्सेस, एक बिल्कुल अलग और नया डोमेन। तो हो सकता है शाचा के पास भी अपना कोई यूनिक डोमेन हो। पायरेट शिप्स अब खतरनाक तरीके से बहुत पास आ चुकी हैं। इस रफ्तार से सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे। एल्डर सोच में पड़ जाता है कि क्या नेबुला कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन नेबुला की पॉलिसी साफ है, बिना वजह बीच में दखल नहीं देना। फिर भी यहाँ एक उम्मीद बाकी है और उस उम्मीद का नाम है मजदूरी। आखिरकार कैनन्स चला दिए जाते हैं, लेकिन अफसोस कैनन बॉल अबोमिनेबल गॉड से टकराकर ऐसे उछल जाता है जैसे वो प्लास्टिक से बना हो। जब नॉर्मल कैनन्स इस दैत्य पर बेअसर साबित होते हैं, तो बासन सोल्जर्स को किंग कैनन तैयार करने का आदेश देता है। आर्क नीचे करो और सामने की तरफ एम करो। सक्सेस की चांस बेहद कम है, कोई गारंटी नहीं कि मॉन्स्टर वहीं रुका रहेगा। हिट करना तो दूर, ये भी तय नहीं कि कैनन कोई असली डैमेज कर पाएगा। बसान अपने साथी की इस पेसिमिज्म से खुश नहीं होता। ह्यूचरिन मिलिट्री लॉ के मुताबिक जंग में मोराल गिराने वाली बातों की सजा मौत है। मजदारी मदद के लिए तैयार है, लेकिन साफ कह देता है कि वो जब चाहे मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले उसे मॉन्स्टर के शरीर को छूना होगा, फिर उसे बांधना होगा ताकि वो हिल ना सके, और इसके अलावा उसे आराम से एक कप चाय पीने जितना वक्त भी चाहिए। सुनने में ये कंडीशंस ज्यादा मुश्किल नहीं लगती, कम से कम बासन को तो ऐसा ही लगता है। खैर, मजदारी मॉन्स्टर के चारों तरफ घूमकर बोट पर मैजिक सर्कल बनाने वाला है। किसी को उस मैजिक सर्कल की गार्ड करनी होगी ताकि वो टूटे नहीं, और स्पेल कास्ट करते वक्त मजदारी को पूरा फोकस चाहिए, इसलिए उसे लगातार प्रोटेक्शन भी चाहिए। कागज पर ये टर्म्स आसान लगती हैं, लेकिन प्लान एग्जीक्यूट करना और क्रीचर को गिराना एक लॉन्ग शॉट है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर सारी कंडीशंस बिना गड़बड़ पूरी हो जाएं, तो मॉन्स्टर को मारना नामुमकिन नहीं है। इसी बीच बसन रेड फ्लैग उठा देता है, जो आने वाले कैओस के लिए सबको तैयार रहने का सिग्नल है। टायोन इस अर्जेंसी को तुरंत समझ जाती है, क्योंकि बासन यूं ही क्रिम्सन फ्लैग नहीं लहराता। ये रेड फ्लैग मतलब
बोट्स आपस में टकराएंगी, मेन शिप बीच में रहेगी, प्लान जितना पागल हो सकता है उतना है, और टायोन का दिमाग घूम जाता है। यहाँ तक कि बैटल हार्डेंड मजदारी भी मान लेता है कि बसन एकदम सन की आदमी है। फिर बसन अगला ऑर्डर मेहदी को देता है, जिसे सबको इम्पैक्ट के लिए तैयार रहने का ऐलान करना होता है। वो भारी भरकम आदमी गहरी सांस लेता है और अपनी गूंजती आवाज से पूरा इलाका हिला देता है। लंप को भी प्लान के अगले हिस्से के लिए रेडी रहने को कहा जाता है। एबॉमिनेबल गॉड अब बिल्कुल सामने, सबको चीर डालने को तैयार। लेकिन किंग कैनन भी तैयार है। पहला कैनन बॉल निकलता है और सीधे उसके सीने पर लगता है। फिर भी मॉन्स्टर जिंदा रहता है